नमस्कार, मैं अविनाश। आज मैं आपके सामने इग्नू से संबंधित वीडियोस को लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और आज का विषय है EHD3। एग्जाम्स आने वाले हैं और 15 दिन बच चुके हैं, तो EHD3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा दूंगा। रिवीजन करते समय किस टॉपिक को पढ़नी है आप सबसे पहले इस बोर्ड पर देखें और इसे नोट कर लें। रिवीजन सब करें, परंतु इस सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इस सब में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको सबको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन ये आने वाला है। पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं या फिर जिनके हिंदी के पेपर्स हैं उनके लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले अनेक एग्जाम जिसमें आप इंटरव्यू देंगे उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का वर्णन करें। ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी लेकर BA या MA कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, साहित्य लेखन की अनेक पद्धतियां। साहित्य लेखन की अनेक पद्धतियां या विभिन्न पद्धतियां। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने वाले हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अगला टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल से संबंधित सारे प्रश्नों को कर ले आप। और आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि इनकी विभिन्न परिस्थितियां। इनकी विभिन्न परिस्थितियां, आदिकाल और इनकी विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप इसको VVI करके रखें और पहले वाले क्वेश्चन को VVI करके रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। अगले क्वेश्चन से पहले मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक सही से इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं वो इसके सहारे पढ़ सकते हैं। प्रश्नों के सहारे जो मैं लिखवाने वाला हूँ उसके सहारे आप पढ़ सकते हैं, पर शायद आपको कम हेल्प मिले एग्जाम में, क्योंकि ये सारे रिवीजन करने वाले प्रश्न हैं। आप पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं 1 महीने 2 महीने और लास्ट रिवीजन के लिए आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किन प्रश्नों पर ध्यान देंगे वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो बिल्कुल हल्के में ना लें। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वह बहुत ही टफेस्ट कॉलेज में से एक आती है
इसकी चेकिंग बहुत टफ है, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लें, ध्यान से पढ़ें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासोकाव्य। रासोकाव्य को पढ़ लेनी है आपको, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी विशेषताएं। रासोकाव्य और इसकी विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण काव्य परंपरा, और इसी के साथ आपको दो और भी करनी है, एक सगुण भक्ति काव्य और दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य। एक सगुण भक्ति काव्य और दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य। इस दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल अनदेखा ना करें, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आती है, ये दोनों भी आ सकती है, ये दोनों में से एक आएगी। अगला प्रश्न है साहित्य को लेकर है, ये आप बनाकर नहीं लिख सकते, जो साहित्य जिस हिसाब से लिखा गया है किताब में, पुस्तक में, उसी हिसाब से आपको लिखनी है, इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई बनावटी नहीं करनी है। तो इस साहित्य के तौर से, साहित्यिक तौर से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रस रस के तत्वों का वर्णन और शब्द अलंकार के प्रमुख है। ये दोनों प्रश्न जो है, ये दोनों प्रश्न जो हैं हर साल पेपर्स में दिखाई पड़ते हैं। तो ये दोनों आप इन सबसे पहले ये करें, क्योंकि ये साहित्यिक प्रश्न है, आपको समझने में थोड़ी असुविधाएं होगी, तो इसको हमें सबसे पहले कर लेना है, और बाकी जो हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे तो करेंगे ही बाद में, परंतु साहित्यिक वाले प्रश्न को पहले आपको कर लेना है। मैं आपको सर्कल करके बता दूंगा कि ये कौन सा साहित्यिक प्रश्न है जिसको आपको पहले करना है। तो ये दोनों पहले करना है, रस के तत्वों का वर्णन और शब्द अलंकार के प्रमुख भेद। अब मैं आपको टॉपिक्स लिखा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, जैसे कि घनानंद। घनानंद के बारे में ज्यादातर विस्तृत प्रश्न में नहीं आती है, परंतु टिप्पणियों में आती है, तो इसे आप टिप्पणियों में करते हैं, टिप्पणियों की कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अगला है हिंदी कहानी का विकास। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था हिंदी के काल विभाजन के बारे में, उसी प्रकार से हिंदी कहानी का विकास भी हमारे हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए या हिंदी विषय रखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवन के हर पड़ाव में आपको काम आएगी, हर इंटरव्यू में आपको काम आएगी। शुक्लोत्तर हिंदी, यानी कि शुक्ल के बाद की हिंदी, यहाँ पर है शुक्लोत्तर हिंदी, यानी कि शुक्ल के बाद की हिंदी की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और वर्णन भी
उसमें भी वर्णन या परिस्थितियां सब एक में आ जाती है। आप इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, शुक्लोत्तर हिंदी ये भी टिप्पणी में आती है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि इसे विस्तृत प्रश्नों में डाल दिया गया है। तो इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, इसको आप एक बार सही से कर लेना। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य ये भी साहित्यिक प्रश्न है, इसे सर्कल कर लें, इसे आप पहले पढ़ेंगे। इसे साहित्य की कैटेगरी में रखा गया है, इसमें कोई भी बनावटी नहीं लिख सकते, जो लिखा गया है आपको वही लिखना है, पुस्तक में जो दिया है उसी को आपको लिखना है, पेश करना है। तो अपभ्रंश साहित्य। अगला है साहित्य लेखन की परंपरा। साहित्य लेखन की परंपरा। रीतिकाल की कविताएं। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हो सकता है आपके इस एग्जाम में भी आए, अगले एग्जाम में भी आए, बाकी तो आएंगे ही, बाकी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है सेट बी करके लिख देता हूँ आपके लिए। सेट बी, वो सेट ए थी, मैं सेट बी करके आपको लिख दे रहा हूँ। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां। दूसरा है शब्द शक्ति क्या है एवं शब्द शक्ति क्या है या अर्थ क्या है इसका, और इसके प्रकार। ये भी हम साहित्य वाले प्रश्नों की कैटेगरी में रखेंगे, इसे भी आपको पहले पढ़ लेनी है। निर्गुण और सगुण काव्यधारा का सामाजिक पक्ष। ये साहित्य को छोड़कर, ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाए इन साहित्य कैटेगरी को छोड़कर, तो ये दोनों बाकी प्रश्नों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीवीआई करके रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति के जो काव्यधारा वाले, विचारधारा वाले थे, सगुण के काव्यधारा वाले थे, उनका समाज में क्या योगदान था, उनका सामाजिक पक्ष क्या था, किस असुविधाओं को उन्होंने झेला। ये आपको वीवीआई कर लेनी है।
मेरा पूरा पूरा ही आपको सहयोग रहेगा कि इस आने वाले जून के एग्जाम में आप टॉप कर दें। इसलिए मैंने कुछ गिने चुने प्रश्नों को लिया है जो आने वाले हैं, आ सकते हैं। आ सकते मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इग्नू जो है बाकी सब कॉलेज से एकदम भिन्न है, एक प्रकार से एकदम अलग है। वो क्या करेगा नहीं करेगा हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। तो आप मेरे इस प्रश्नों को ध्यान से सही से पढ़ लें, आपके प्रश्न आ जाएंगे। कुछ टिप्पणियां हैं, टिप्पणियों में लिखवा दे रहा हूं। अमीर खुसरो, छंद एवं इसके भेद, भारतेंदु योग, ये 3 प्रश्न आपके सेट बी जो मैंने अभी लिखवाए हैं आपको कर लेना है। आप चाहे तो इसे मैं सेट 1 सेट बी करके जैसे आपको लिखवा दे रहा हूँ, रेगुलर आप उसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू आपके पेपर में यही देखता है कि आपके लिखने की कैपेसिटी क्या है, इसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। यूपीएससी के नियम से यहाँ पर चेक किया जाता है। आपको सबसे अच्छा जो प्रश्न लगता है, मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ, आपको सबसे पहले उसी को लिखनी है। उसके अनुसार ही आपको सेकंड क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट देखेंगे आपके, उसके हिसाब पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपको दूसरे वाले में नंबर मिलेंगे। तो पहले वाला आप जो लिखेंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर पाने के भागीदार हैं। सेट बी पूरा हो गया। अब हम आएंगे सेट सी पे। सेट सी में पहला प्रश्न है आपके सामने, काव्य में अलंकार का महत्व, काव्य में अलंकार का महत्व विद्वानों के अनुसार साहित्य के अर्थ को स्पष्ट करें। विद्वानों के अनुसार साहित्य के अर्थ को स्पष्ट करें। ये भी आप वीवीआई में कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, ये आप पहले करेंगे। काव्य सृजन के संदर्भ में कल्पना का स्वरूप और विशेषता। काव्य सृजन के संदर्भ में कल्पना का स्वरूप और उसकी विशेषता। ये सारे प्रश्न हैं,
ये सेट सी के सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु इसमें सारे आपके मतलब आपके हिसाब से भी ऊपर के प्रश्न हैं ये सब सेट सी वाले, जो बिल्कुल जरूरी है इग्नू एग्जाम 2023 जून के लिए। तो आपको इसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहें, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर एग्जाम सही से मार्क्स पाने हैं तो आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना अच्छा आप लिखेंगे इग्नू उतना अच्छा आपको मार्क्स देंगे। बहुत कोई के मन में ऐसे प्रश्न रहते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से नहीं लिखेंगे। तो 16 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरे पेज का हाफ लिखनी है। पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरे पेज की हाफ लिखनी है। अगर 20 मार्क्स के प्रश्न तो 20 मार्क्स के प्रश्न के लिए एक पेजेस में आपको एक पेज में 5 मार्क्स आते हैं। एक पेजेस में आपको 5 मार्क्स आते हैं। तो इस हिसाब से क्या करनी है कि 1 पेज बोथ साइड और सेकंड पेज का बोथ साइड, तो हो गए कितने 4 पेज। तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स के लिए आपको क्या करने हैं, लिखना है 2 पेज बोथ साइड। घबराने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे। अगला प्रश्न आप लिखेंगे प्रमुख छायावादी कवि। ये ज्यादातर आपको टिप्पणियों में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लिख रहे हैं यहाँ पे टिप्पणियों में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पे टिप्पणियों को जोड़। अगला प्रश्न आपके सामने है भक्ति काव्य के दार्शनिक पक्ष। अगला प्रश्न है भक्ति काव्य के दार्शनिक पक्ष। इसको भी आप यहाँ पर VVI कर लेंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी आपको पहले कर लेनी है। जिसमें मैंने सर्कल करवाया है उसमें वो प्रश्न आपको पहले देख लेंगे, पहले रिवाइज कर लेंगे। अगले प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सूफी से रिलेटेड है, सूफियों से। तो सूफी के बारे में है भक्ति आंदोलन में सूफी भक्ति आंदोलन में सूफी कवियों की भूमिका।
भक्ति आंदोलन में सूफी कवियों की भूमिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं, और हर बार देखा जाता है, तो इसे आप देखते हैं। अगला है हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। द्विवेदी युगीन काव्य, इस टॉपिक के बारे में आपको सारे प्रश्न पढ़ लेंगे, इसमें कोई रिहाई नहीं। द्विवेदी युग की जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताओं बताया, द्विवेदी युग के काव्य में काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित करें, इन सारे प्रश्नों को आपको देख लेनी है, इसमें कोई रिहाई नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति काव्य की विशेषताएं। भक्ति काव्य की विशेषताएं। भक्ति काव्य की विशेषता, भक्ति काव्य में कौन कौन से ऐसे कवि थे, आप गूगल से निकाल लें, उसको अच्छे से पढ़ें, वो भी आते हैं। अब साहित्यिक प्रश्नों में से, साहित्य से रिलेटेड प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंब के बारे में। सबसे पहले तो आपको समझने की कर लेंगे कि बिंब क्या है। बिंब क्या है? काव्य बिंब की विशेषताओं, काव्य बिंब की विशेषताओं पर आलोचना करें। ये भी साहित्य की कैटेगरी में आता है, तो इसे आप सर्कल कर लें, इसे आप पहले पढ़ें। ये जो मैंने सर्कल करवाया है, ये आपको पढ़ने में कठिन लगेंगे, नहीं समझ में आएंगे, परंतु एग्जाम के लिए यह बाकी प्रश्नों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। समकालीन कविता। समकालीन कविता ये एक टॉपिक है जो द्विवेदी युग के साथ ही आपको करनी है, द्विवेदी युग के साथ। और समकालीन में दो होते हैं, एक प्रवृत्तियों और या फिर विशेषताएं, और नहीं तो ये दोनों आते हैं। ये अलग अलग भी आते हैं, ये एक साथ भी आते हैं, और दोनों भी आते हैं और अलग अलग भी आते हैं। तो यहाँ पर सेट सी को हम समाप्त कर रहे हैं। टिप्पणियों को मैंने आपको लिखवा दिया है, और इसी तरह से आपको घबराना नहीं है। रेगुलर रोज आपको 3 से 4 प्रश्नों को लिखनी है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। इससे आपको लिखकर ये होगा कि आप तो एक स्पीड बढ़ेगी आपको परीक्षा में लिखने की, क्योंकि हिंदी में 3 घंटे भी शॉर्ट पड़ जाते हैं। हिंदी के प्रश्नों को लिखते लिखते 3 घंटे भी शॉर्ट पड़ जाते हैं। उसमें आपको सिग्नेचर भी करना है, 3 घंटे के अंदर आपको सिग्नेचर भी करना है,
आपको अगर एक्स्ट्रा पेजेस लेते हैं तो उसमें स्टेपलर्स या सूते लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह से आपके टाइम वेस्ट हो जाते हैं। तो एकदम आप रफ्फाट एकदम सर्राटेदार लिखने की प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि आपको परीक्षा में असुविधाएं ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।